शहर रोशनियों से भरा है। रूफटॉप पर एक लड़का अकेला खड़ा है। टॉप यूनिवर्सिटी, नंबर 1 इन जॉब प्लेसमेंट। प्रॉमिसेस मिले, जॉब्स नहीं। ग्रेजुएशन के बाद सिर्फ रिजेक्शन। हर कॉलेज विनर, पर लूजर्स का कोई। अब स्क्रीन पर एमसी दिखाया जाता है। उम्र 31 साल। कॉलेज से ग्रेजुएट हुए 5 साल हो चुके हैं और इन 5 सालों में सिर्फ रिजेक्शंस। हर कंपनी, हर इंटरव्यू, एक ही जवाब, सॉरी यू आर नॉट सिलेक्टेड। एमसी अपने आप को कहता है, मैं एक अनएम्प्लॉयड बर्डन हूं। जो भी पैसे उसने स्टॉक मार्केट में लगाए थे, सब डूब चुके हैं। लैपटॉप बंद, फोन साइलेंट, रूम में अंधेरा और एमसी बस सीलिंग को घूर रहा है, खुद को कोसते हुए। अचानक बाहर से जोर से आवाज आती है, मुझे पता है तुम अंदर हो। मेरा किराया किधर है? दरवाजा खोलो और पैसे निकालो। कुछ सेकंड्स की खामोशी, फिर लैंडलॉर्ड गुस्से में चला जाता है। एमसी हल्की हंसी के साथ बोलता है, हाँ हाँ, जब जॉब मिल जाएगी या फिर बिटकॉइन ऊपर चला जाएगा तब दे दूंगा रेंट। पर उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस नहीं, थकान है। तभी फोन रिंग होता है। फोन की स्क्रीन पर नाम आता है, मां। एमसी गुस्से और दर्द में बोल पड़ता है, मैं क्यों जाऊं उनके अंतिम संस्कार में? जब वो पापा के अंतिम संस्कार में आए ही नहीं थे तो मैं क्यों जाऊं? वो मना करता रहता है, लेकिन मां की आवाज भरी हुई होती है। आखिर एमसी बोल देता है, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। फ्यूनरल ग्राउंड, भीड़ के बीच एमसी अकेला बैठा है। तभी फोन वाइब्रेट होता है। मैसेज आता है उसके दोस्त का, भाई तेरी एक्स गर्लफ्रेंड की एंगेजमेंट हो गई है, 3 महीने बाद शादी है। एमसी फ्रीज हो जाता है, क्योंकि ब्रेकअप को भी सिर्फ 3 महीने हुए हैं। पास्ट फ्लैशबैक, कॉलेज टाइम से गर्लफ्रेंड, कॉलेज के बाद भी साथ। उसके ग्रेड्स अच्छे थे, उसके लिए जॉब मिलना इजी था, और मैं इंटरव्यू पे इंटरव्यू, सिर्फ रिजेक्शन। फिर भी वो मुझे सपोर्ट करती रही, मोटिवेट करती रही। Until 3 months ago, वो अचानक मेरे घर आई और सीधा बोल दिया, क्या तुम ऐसी ही लाइफ जीना चाहते हो? बस अब बहुत हो गया, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूं। और दरवाजा बंद करके चली गई। 6 साल का रिलेशनशिप खत्म। रियलिटी हिट्स हार्ड। प्रेजेंट में दोस्त बोलता है उसका फियांसे WS इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करता है। इतना पढ़ते ही एमसी एक के बाद एक पेग पीने लगता है। एक रिलेटिव नोटिस करता है, पास आकर ताना मारने लगता है, अभी तक जॉब नहीं मिली, जिंदगी में कुछ करेगा भी या नहीं? एमसी का गुस्सा फट पड़ता है, यहां से चले जाओ। रिलेटिव भड़क जाता है, क्या बोला तुमने? निकल जाओ, मुझे कोई बहस नहीं करनी। रिलेटिव और ज्यादा सुनाता है। एमसी उठकर वहां से चला जाता है। रात, मैं एमसी अपने घर पर। वो एक्स को कॉल करता है, तुम शादी कर रही हो 3 महीने बाद? आखिर तुम्हें पता चल ही गया। हमारे ब्रेकअप को सिर्फ 3 महीने हुए हैं। एक्स बोलती है, मैंने तुम्हारा काफी वेट किया, पर तुम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाए। एमसी ऑलमोस्ट भीख मांगते हुए पूछता है, अगर मैं WS इलेक्ट्रॉनिक्स में जॉब ले लूं तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? 1 सेकंड की भी हेजिटेशन नहीं, बिल्कुल नहीं। कॉल कट। एमसी खुद से कहता है, बस एक जॉब मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। तभी फोन पर मैसेज आता है, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, यू आर नॉट सिलेक्टेड। एमसी ब्लैंक हो जाता है, आंखों के सामने सब अंधेरा। ये मेरी लास्ट होप थी, अब सब खत्म। एमसी बिल्डिंग के रूफटॉप पर खड़ा है। वो अपनी जिंदगी को गाली देता है, खुद को, सिस्टम को, किस्मत को। एक नोट लिखकर शूज के नीचे रख देता है और चिल्लाता है, मेरी जिंदगी पर मेरा कंट्रोल नहीं था, पर मौत पर मेरा कंट्रोल है। वो डेथ को भी गाली देता है और कूद जाता है, और एमसी की डेथ हो जाती है। जब एमसी की आंख खुलती है तो उसे लगता है जैसे वो धीरे धीरे होश में आ रहा हो। उसकी नजर ऊपर जाती है, कैबिन लाइट्स, सीट बेल्ट, विंडो के बाहर बादल। वो एक एरोप्लेन में बैठा हुआ होता है। एमसी के दिमाग में पहला ख्याल आता है, शायद यही आफ्टर लाइफ है। मरने के बाद लोग प्लेन से जाते हैं। वो अपनी सीट पर बैठकर अपना हाथ देखता है, फिर धीरे से अपना चेहरा विंडो के रिफ्लेक्शन में, और वहीं उसका दिल एक पल के लिए रुक जाता है। ये उसका चेहरा नहीं होता, ये कोई और है।
तभी बगल वाली सीट से एक आवाज आती है, बिल्कुल शांत, बिल्कुल ठंडी। और वहां से वही लाइन रिपीट होती है जो मरने से पहले मैक ने बोला था डेथ के बारे में। क्या मैंने सही कहा? एमसी का खून जम जाता है। वही एग्जैक्ट लाइन जो उसने मरते वक्त बोली थी, अब बगल में बैठा व्यक्ति बोल रहा होता है। वो आदमी अपनी जेब से एक कागज़ निकालता है और एमसी के हाथ में रख देता है। वो वही लेटर होता है जो मरने से पहले एमसी ने अपने शूज़ के नीचे रखा था। एमसी शॉक में कागज़ देखता है, फिर उस आदमी को। ये तुम्हारे पास कैसे आया? बगल वाला व्यक्ति हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोलता है, क्योंकि तुम मर चुके हो। फिर 1 सेकंड के लिए रुकता है और आगे कहता है, और अब तुम दोबारा मरोगे। जैसे ही ये शब्द एमसी के कानों तक पहुंचते हैं, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। सांस भारी हो जाती है। तब वो आदमी एक कार्ड उसकी तरफ बढ़ाता है। एमसी का हाथ कांप रहा होता है जब वो कार्ड देखता है। कार्ड पर सिर्फ एक ही शब्द लिखा होता है, डेथ। वो आदमी सीधा एमसी की आंखों में देखता है और कहता है, दैट्स राइट, आई एम डेथ। थोड़ा झुककर बिल्कुल धीमी आवाज में बोलता है, वही डेथ जिसकी तुमने मरने से पहले बुराई की थी। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं होता, बस एक गहरी थकान होती है। आज तक मैंने इतनी इंसल्ट कभी फील नहीं की, वो कहता है, जितनी तुमने मरने से पहले मुझे महसूस करवाई। फिर आवाज आती है, तुम्हें पनिशमेंट दी जाएगी। एमसी बोलता है, इसलिए क्योंकि मैंने खुद की जान ली इसलिए? डेथ रिप्लाई करता है, नहीं, तुम्हारी पनिशमेंट का रीज़न ये है, तुमने मरने से पहले मेरी इंसल्ट की और तुम्हारा एटीट्यूड के कारण तुम्हें पनिशमेंट दी जाएगी। एमसी डर के साथ पूछता है, तो क्या मुझे हेल ले जाओगे? डेथ कामली बोलता है, मैं कोई डीमन नहीं हूं, मैं डेथ हूं। तुम्हें डेथ पनिशमेंट मिलेगी। तुम दोबारा मरने वाले हो, बार बार। डेथ बोलता है, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सब तुम्हारे नोट के पीछे लिखा है। नोट के पीछे लिखा होता है, एमसी को 13 डिफरेंट डेथ्स फेस करनी होंगी। हर बार मरने के बाद वो रीबॉर्न होगा, किसी ऐसे इंसान के बॉडी में जो मरने के बिल्कुल पास होगा। अगर किसी एक बार भी वो डेथ से सर्वाइव कर गया तो उसकी लाइफ कंटिन्यू रहेगी। डेथ बोलता है, अभी तुम जिंदा हो, पर अपनी पुरानी लाइफ में नहीं। इस जन्म में तुम एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हो, बिजनेस ट्रिप से घर जा रहे हो। एमसी खुद को देखता है, लग्जरी क्लोथ्स, एक्सपेंसिव वॉच। डेथ मुस्कुराता है, मुझे तुम्हारी जिंदा रहने की होप की स्मेल आ रही है। लगता है गेम समझ आ गया। डेथ बोलता है, अब देखते हैं, क्या तुम डेथ को कंट्रोल कर पाते हो जैसे तुमने लिखा था? डेथ चुटकी बजाता है और चला जाता है। आसमान में फ्लैश होता है, प्लेन हिलने लगता है। एमसी घबरा कर बोलता है, ये सपना नहीं है, ये सच है। अनाउंसमेंट होती है, लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर फेसिंग सम प्रॉब्लम्स, प्लीज रिमेन सीटेड। एमसी अपनी सीट पकड़ लेता है, आंखों में डर और डिटर्मिनेशन दोनों, और धीरे से बोलता है, गेम स्टार्ट हो चुका है। प्लेन के अंदर बैठा हर इंसान अचानक घबराने लगता है। हवा में हल्की सी हिलचुल होती है, पर एमसी के लिए ये सिर्फ टर्बुलेंस नहीं होता। वो गुस्से और डर के बीच चिल्ला पड़ता है, क्या मैं मरने वाला हूं? तभी एक एयर होस्टेस उसके पास आती है, शांत रहने को कहती है, पर एमसी उसकी एक बात भी नहीं सुनता। पैनिक उसके दिमाग पर पूरी तरह हावी हो चुका होता है। वो जल्दी जल्दी लाइफ जैकेट पहनने लगता है, अजीब अजीब हरकतें करता है, जैसे हर सेकंड उसकी जिंदगी का आखिरी हो। उसके मन में एक ही सोच चल रही होती है, अगर मैं यहां से बच गया तो जिंदगी भर सिर्फ लग्जरी लाइफ जीऊंगा। कुछ देर बाद मौसम शांत हो जाता है, प्लेन स्टेबल लगने लगता है, लोगों की सांसें नॉर्मल हो जाती हैं। एयर होस्टेस फिर से एमसी के पास आती है और लाइफ जैकेट उतारने को कहती है। एमसी के चेहरे पर रिलीफ आ जाता है, उसे लगता है वो बच गया और अब वो वही लग्जरी लाइफ जिएगा जिसका सपना उसने मिलिट्री के दिनों में देखा था। इसी मोमेंट पर हमें उसकी पुरानी यादें दिखाई जाती हैं। मिलिट्री लाइफ, वो अपने दोस्त से कह रहा होता है कि सर्विस के बाद एक रॉयल जिंदगी जिएगा, महंगी चीज़ें खरीदेगा, सब कुछ। एक सीन में वो अपने दोस्तों के साथ एक एक्ट्रेस का डांस एंजॉय कर रहा होता है, फ्यूचर के सपनों में खोकर। प्रेजेंट में एमसी प्लेन की विंडो से बाहर देख रहा होता है। अचानक उसकी आंखों के सामने एक पीली रोशनी चमकती है। वो हैरान होकर बोलता है, ये क्या है?
क्या सिर्फ मुझे ही दिख रही है? तभी उसके कानों में एक मैकेनिकल सी आवाज़ गूंजती है। बिगिन डेटा इनपुट। स्क्रीन जैसे विजुअल्स के साथ उसे दिखाया जाता है कि जिस बॉडी में वो अब है उसकी एज 35 साल है। नाम है तासु पाक। एक वेल्दी फैमिली में पैदा हुआ, एलीट स्कूल से पढ़ा, फिर अब्रॉड गया स्टडीज़ के लिए। वापस आकर कुछ टाइम मिलिट्री में सर्विस की, जहां कमांडर उसके फादर का क्लोज फ्रेंड था। हायर पोजीशन नहीं थी पर सर्विस कंप्लीट की, फिर जॉब, फिर अपना बिजनेस, और धीरे धीरे एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन गया। उसकी गर्लफ्रेंड भी दिखाई जाती है। डेटा इनपुट इज कंप्लीट नाउ। एमसी की आंखें खुलती हैं, वो होश में आ जाता है। अचानक उसे गर्लफ्रेंड का ख्याल आता है। वो फ़ोन निकालकर उसकी फ़ोटो देखता है और फ्रीज हो जाता है। ये तो वही एक्ट्रेस है, वही जिसे वो मिलिट्री के टाइम अपने दोस्त के साथ देखा करता था। वो सोचता है प्लेन लैंड होने के बाद वो उससे मिलेगा, पर अगले ही पल जब वो विंडो के बाहर देखता है उसका खून जम जाता है। प्लेन के इंजन में आग लग चुकी होती है और फिर मिड एयर क्रैश। प्लेन हवा में ही टूट जाता है। एमसी की मौत हो जाती है। अगला सीन, एमसी अपनी पुरानी बॉडी में वापस खड़ा होता है। उसके सामने खुद डेथ खड़ा होता है। डेथ ठंडे अंदाज में कहता है, क्या हुआ, तुम दोबारा मर गए? उसके सामने एक गन और 12 बुलेट्स होती हैं। डेथ बोलता है, तुम्हारे पास सिर्फ 12 लाइफ्स हैं। एमसी कंफ्यूज होकर पूछता है, बुलेट्स का क्या मतलब है? डेथ कामली जवाब देता है, ये तुम्हारी मौत की गिनती है। जब भी मैं तुम्हारे सिर में शूट करूंगा तुम्हें एक नई लाइफ मिलेगी। एमसी पूछता है, ये कौन सी जगह है, आफ्टर लाइफ? डेथ सीधा बोलता है, नहीं, ये मेरा पर्सनल स्पेस है, और हाँ, ये कोई हेवन नहीं है। एमसी डेटा इनपुट के बारे में पूछता है। डेथ समझाता है, ये उन लोगों की यादें होती हैं जिनमें तुम रीबॉर्न होते हो। कम से कम तुम्हें पता होना चाहिए तुम किस शरीर में हो। एमसी पूछता है, तो फिर उस इंसान का क्या हुआ? डेथ कहता है, अगर लाइफ एक वीडियो गेम है तो वो कैरेक्टर ऑलरेडी फिनिश हो चुका है, बिना किसी पॉइंट्स के, बिना किसी फिनिश लाइन के। डेथ गन प्रिपेयर करता है और बोलता है, अब तुम्हें अपनी जान खुद बचानी होगी, अपने एफर्ट से। एमसी गुस्से में चिल्लाता है, प्लेन क्रैश से कौन सा एफर्ट लगता है? एक्सप्लोडिंग प्लेन से कैसे बचा जा सकता है? तभी डेथ गायब होता है और अगले ही सेकंड एमसी के पीछे आ जाता है। गन उसके सर के पीछे लगा देता है। डेथ कहता है, ये पनिशमेंट है, तुम्हें ये दिखाने के लिए कि मौत कितनी पेनफुल हो सकती है। गन चलाने के लिए रेडी, इसके बाद तुम रीबॉर्न हो जाओगे। एमसी बुरी तरह डर चुका होता है। डेथ बोलता है, मेरे ऊपर भरोसा करो। डर के मारे एमसी बोलता है, ओके। गन ट्रिगर होने ही वाली होती है कि एमसी चिल्लाता है, वेट। बैंग। अगले ही पल एमसी किसी और बॉडी में होता है। धीरे धीरे आंखें खोलता है। इतना दर्द क्यों हो रहा है? वो नोटिस करता है उसे बांध कर रखा गया है। एक आदमी उसके पास आता है, हाथ में हैमर होता है। वो हैमर एमसी की चिन पर रखकर कहता है, एनी लास्ट वर्ड्स, धोखेबाज? एमसी को डेथ के शब्द याद आ जाते हैं, जस्ट ट्रस्ट मी। वो गुस्से में चिल्लाने ही वाला होता है, पर उससे पहले ही सामने वाला आदमी हैमर से वार कर देता है और कहानी एक नई मौत के साथ और भी ज्यादा डार्क हो जाती है। और यहीं कहानी रुकते है, पर गेम अभी भी चल रहा है। एक सवाल रह जाता है, अगर तुम उसकी जगह होते, क्या तुम बेटर चॉइस ले पाते? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और ऐसी स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब जरूर करो। ये सिर्फ शुरुआत है। एमसी एक झटके में वापस उठकर खड़ा होता है। उसका दिमाग उसी पल में अटक जाता है। वो याद करता है क्या हुआ था और गुस्से में उस आदमी को गाली देता है। सामने डेथ बिल्कुल शांत बैठा होता है, एक बुक पढ़ते हुए। बिना नजर उठाए वो बोलता है, वापस आ गए? फिर अचानक डेथ गन पॉइंट करता है, चलो दूसरी लाइफ के लिए रेडी हो जाओ। एमसी डर के मारे चिल्लाता है, वेट वेट, पहले बात तो करो। डेथ शांत आवाज में पूछता है, किस बारे में? एमसी बोलता है, तुमने कहा था मुझ पर ट्रस्ट करो, लेकिन मैं तो पलक झपकने से पहले ही मर गया। मुझे डेटा इनपुट भी नहीं मिला, उससे पहले ही मेरा हेड एक्सप्लोड हो गया। तभी एमसी के सर पर वही बुक आ जाती है जो डेथ पढ़ रहा था। डेथ पास आता है और कहता है, आवाज नीचे रखो। एमसी डरते डरते बोलता है, यस मैम। डेथ पूछता है, क्या मरना तुम्हें गुस्सा दिला रहा है? तो फिर तुमने खुद को क्यों खत्म किया? एमसी थोड़ा रुककर बोलता है, क्योंकि मैं लाइफ में फेल हो गया था। उसके दिमाग में उसका पास्ट घूमने लगता है। जॉब नहीं मिली, स्टॉक मार्केट में लगाए सारे पैसे डूब गए, जिस लड़की से प्यार था वो भी छोड़कर चली गई।
ये सब इतना दर्द देता था कि वो शर्म और हार के बोझ में टूट गया। डेथ ठंडी आवाज में कहता है, इसलिए तुमने खुद को मारा क्योंकि तुम्हारा ईगो क्रश हो गया था। और एक थप्पड़ लगाता है, तुम्हें अपने अलावा किसी और से फर्क ही नहीं पड़ता। एमसी गुस्से में चिल्लाने ही वाला होता है कि डेथ उसके मुंह पर गन रख देता है। तो फिर जीने की कोशिश करो अपने तरीके से और दोबारा चिल्लाने की हिम्मत मत करना। बैंग, गन चलती है। अगला सीन, एमसी अपनी आंखें खोलता है पर अब वो किसी और बॉडी में है। उसके ऊपर दूध गिर रहा होता है। कुछ बच्चे हंस के बोल रहे होते हैं, इसे पियो तुम लंबे हो जाओगे। एमसी घबराकर कहता है, बच्चे? उसके दिमाग में एक ही सवाल घूमता है, क्या मैं एक बच्चे के बॉडी में रीबॉर्न हो गया हूं? तभी एक लड़का उसे ह्योकजिन कहकर बुलाता है। एमसी सोचता है शायद यही इस बॉडी का नाम है, और अगले ही सेकंड वही लड़का उसके सर पर लात मार देता है। पैसे रेडी रखने चाहिए थे, तुम्हारी वजह से आज का प्लान कैंसिल हो गया। एमसी के सामने 5 बच्चे होते हैं, सब मिलकर उसे मारते हैं। कट टू क्लासरूम, सब अपने काम में लगे हुए हैं। एमसी चुपचाप बैठा होता है। तभी उसके सामने एक पीली रोशनी चमकती है। डेटा इनपुट स्टार्ट। स्क्रीन पर डिटेल्स आती हैं। नाम ह्योकजिन, उम्र 15 साल। उसके फादर दिखते हैं, न अमीर न टैलेंटेड, बस एक सिंपल ऑनेस्ट आदमी जो दिन रात मेहनत करता है ताकि बेटा कॉलेज जा सके। माँ पार्ट टाइम जॉब करती है थोड़े एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए, और पता चलता है कि ह्योकजिन उनका अकेला बेटा है। फ्लैशबैक चलता है, किंडरगार्टन में लड़कियों के बीच पॉपुलर, एलिमेंट्री स्कूल में थोड़ा शांत लेकिन दोस्तों के साथ खुश, फिर मिडिल स्कूल। यहीं से सब बिगड़ता है। उसकी शाइनेस और सीधेपन की वजह से वो वीक बन जाता है। बुलिंग शुरू होती है, मार, पैसे छीनना, रोज का ह्यूमिलिएशन। स्कूल उसके लिए हेल बन जाता है। हर दिन वो खुद से नफरत करने लगता है। काश मैं स्ट्रांग होता, काश मैं इन डीमन से लड़ पाता। डेटा इनपुट कंप्लीट। एमसी होश में आता है और कहता है, सच में ये बच्चे डीमन से कम नहीं हैं। उसकी नज़र बुक पर पड़ती है, मिडिल स्कूल की बुक, इतनी इजी। वो एकदम शॉक हो जाता है, वेट, मैं मिडिल स्कूल में हूं। उसके दिमाग में नया प्लान बनता है, अगर मैं मेहनत से पढ़ूं तो हाई मार्क्स ला सकता हूं, अच्छा कॉलेज, फिर लॉ स्कूल। इस बार मैं सक्सेसफुल होकर रहूंगा। कॉरिडोर में बच्चे घूम रहे होते हैं। वही बुली फिर से सामने आता है। क्या? कैमरा रिवील करता है, एमसी उसके सामने एक चेयर पकड़ के खड़ा है। बुली हंसा, क्या करने की कोशिश? क्रैश। चेयर सीधा सर पर लगती है। बच्चे डर के पीछे हट जाते हैं। एमसी को डेथ की बात याद आती है, अपने तरीके से जीना। बुली जमीन पर गिर जाता है। एमसी एक और बार चेयर उठाता है। जब लड़का आंख खोलता है, एमसी शांत आवाज में कहता है, तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज आ रहा है। और चेयर फिर से गिरती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। एमसी को दिखाया जाता है, हाथ में चेयर पकड़ के खड़ा है। उसके सामने वही बुली लड़का। आसपास के बच्चे डर के मारे आपस में धीरे धीरे बात कर रहे होते हैं। तभी एमसी अचानक चेयर दीवार पर पटक देता है। तेज आवाज से बुली लड़का घबरा जाता है। एमसी सीधा उसकी तरफ देखता है और बोलता है, दोबारा मुझसे पंगा मत लेना। बच्चे शौक में एक दूसरे से कहते हैं, क्या ये जीत गया? एमसी के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है, लेकिन वो स्माइल ज्यादा देर टिकती नहीं। एमसी नोटिस करता है कि बाकी बुली उसकी तरफ आ रहे हैं। उनमें से एक बोलता है, तुम यहां क्या कर रहे हो? एमसी एक हल्की स्माइल देता है, पंच मारने के लिए रेडी होता है और कहता है, ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है। और अगले ही पल सब कुछ उलट जाता है। पलक झपकते ही एक बुली एमसी का गला पकड़ लेता है और उसे जमीन पर पटक देता है। गिरते हुए एमसी के दिमाग में एक ही सवाल होता है, एक छोटा बच्चा इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है? सोचने का मौका भी नहीं मिलता। एक किक पड़ती है, फिर एक और फिर लगातार किक्स। बुली अपने दोस्त को आवाज देता है, जुनस्योंग को बुलाओ। जुनस्योंग आता है पूरा गुस्से में। 2 लड़के एमसी को पकड़ के रखते हैं। जुनस्योंग एमसी के चेहरे पर पंच मारता है और मारते मारते बोलता है, तुमने मुझे ऑफ गार्ड पकड़ के चेयर मारी, तुम्हें लगा तुम जीत जाओगे? उनमें से एक बोलता है, सिर्फ डरपोक लोग वेपन यूज करते हैं। बाकी बच्चे डर के मारे हाँ में हाँ मिलाते हैं। एमसी दर्द में भी चुप नहीं रहता। वो बोलता है, डरपोक तुम हो जो सब मिलकर मुझ पर हमला कर रहे हो। जुनस्योंग और भड़क जाता है। वो फिर से मारने ही वाला होता है कि उसका दोस्त उसे रोक लेता है। बस छोड़ दे, क्लास का टाइम हो गया है। जुनस्योंग हाथ छोड़ देता है पर जाते जाते धमकी देता है, क्लास के बाद मिलते हैं, तब सोचना मैं तुम्हें कैसे पीटूंगा। क्लास का सीन दिखाया जाता है।
बुली अपनी जगह पर है, एमसी अपनी जगह। एमसी सोचता है, एक के साथ तो लड़ सकता हूं, लेकिन दोनों के साथ नहीं, स्पेशली ह्योन्सू। उसकी फिजिकल एडवांटेज के सामने मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके दिमाग में ख्याल आता है, टीचर को बोल दूं। फिर उसे याद आता है, इस बॉडी वाले लड़के ने पहले भी टीचर से कंप्लेंट की थी, कुछ नहीं हुआ। उल्टा जुनस्योंग ने बाद में और मारा था। एमसी समझ जाता है, लगता है अब कुछ नहीं किया जा सकता। क्लास खत्म होती है, टीचर बोलता है सब सीधा घर जाएंगे। एमसी निकल ही रहा होता है कि एक हाथ उसका रास्ता रोक लेता है, जुनस्योंग। उसे एक कोने में ले जाया जाता है। जुनस्योंग बोलता है, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हारी टांगें तोड़ देनी चाहिए। एमसी सोचता है, अगर ह्योन्सू यहां नहीं होता तो मैं जुनस्योंग को अकेले देख लेता। तभी एक लड़की आती है। जुनस्योंग, इतना टाइम क्यों लग रहा है? जुनस्योंग मुस्कुराते हुए कहता है, बस किसी को सबक सिखा रहा हूं। लड़की बोलती है, सब वेट कर रहे हैं, आज करयोके जाना है। जुनस्योंग बोलता है, ओके, आ रहा हूं। जाते जाते जुनस्योंग एमसी को एक लात मारता है और कहता है, कल का वेट करना। एमसी सोचता है, आज मैं सिर्फ मिंजी की वजह से बच गया। वो मिंजी की तरफ देखता है। मिंजी गुस्से में उसे देखकर बोलती है, लूजर, क्या देख रहा है? एमसी चुपचाप घर की तरफ चल पड़ता है। चलते चलते उसके दिमाग में अजीब ख्याल आता है, क्या मेरे लेग ऑटो पायलट पे हैं? तभी उसके सामने एक ट्रक आता है। एमसी सोचता है, क्या मैं यहीं मरने वाला हूं? इतना सब सिर्फ ट्रक से मरने के लिए? ट्रक अचानक रुक जाता है। ड्राइवर बोलता है, लड़के ध्यान से चला करो। एमसी सॉरी बोलता है। ट्रक चला जाता है। एमसी रिलीफ के साथ सोचता है, आज मेरा मरने का दिन नहीं है। चलते चलते वो खुद से कहता है, मैं एक बच्चे की बॉडी में हूं, शायद किसी डिजीज से मर जाऊं। वो अपने फेस देखता है, कैसे मरूंगा मैं? कब घर पहुंच जाता है उसे पता ही नहीं चलता। अंदर आते ही वो बोलता है, कितना वियर्ड है किसी और की बॉडी में होके उसके घर आना। घर को देखकर कहता है, काफ़ी ऑर्डिनरी घर है, मैं अब अमीर नहीं हूं। वो अपना बैग फेंक देता है। कंप्यूटर के पास रखी एक फ़ोटो पर नज़र पड़ती है, उस लड़के की फैमिली फ़ोटो, वो भी उसमें है। बुक्स देखता है, एक उठाता है। इसमें से एक भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की, लगता है ये पढ़ता ही नहीं था। तभी एक और बुक पर उसकी नज़र पड़ती है। वो उसे खोलता है। वो डायरी होती है। उसमें लिखा होता है, मुझे खुद पर शर्म आती है, मैं बहुत झूठ बोल चुका हूं, मुझे अपने आप से नफरत है। एमसी पेजेस पलटता है। हर पेज पे बस यही लिखा है। वो सोचता है, ये सब जुनस्योंग की वजह से। तभी वो कुछ और नोटिस करता है। एक पेज पर लिखा होता है, डेथ नोट। एमसी चुप हो जाता है, फिर धीरे से कहता है, तो यही वजह थी इसकी मौत की। कुछ वक्त बाद डिनर का टाइम हो जाता है। एमसी डाइनिंग टेबल पर बैठा होता है, लेकिन उसका ध्यान खाने से ज़्यादा अपने ख्यालों में होता है। उसे ये सब थोड़ा अनफेमिलियर लेकिन ऑडली इंजॉयबल लग रहा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके लिए फैमिली के साथ बैठकर खाना हमेशा नॉर्मल नहीं रहा। उसके डैड की डेथ तब हो गई थी जब वो सिर्फ 5 साल का था। उसके बाद माँ ने ही उसे अकेला संभाला, अकेला बड़ा किया। और जब भी एमसी घर आता था, अक्सर माँ काम पर होती थी। घर होना और माँ का साथ होना, दोनों चीज़ें रेयरली एक साथ मिलती थीं। तभी माँ उसकी तरफ खाना बढ़ाते हुए कहती है, बेटा, किस बारे में सोच रहे हो? खाना खाओ, ठंडा हो रहा है। एमसी कुछ जवाब नहीं देता, बस चुपचाप अपनी माँ को देखता रहता है। उस नज़र में वर्ड्स नहीं होते, सिर्फ इमोशंस होते हैं, जैसे वो इस पल को ज़्यादा देर तक संभाल कर रखना चाहता हो। सीन धीरे से शिफ्ट होता है। रात का वक्त होता है। एमसी अपनी डायरी पढ़ रहा होता है। उसके चेहरे पर रिग्रेट और गिल्ट साफ दिख रहा होता है। डायरी के पेजेस उसके पास्ट से भरे होते हैं। तभी उसकी नज़र सामने रखी फैमिली फोटो पर पड़ती है। वो हल्की आवाज़ में कहता है, इन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है इनका बच्चा अपने अंदर कितना पेन दबाकर जी रहा है। उसका दिमाग उस अंधेरे मोड़ पर चला जाता है जहां उसने अपनी जिंदगी खत्म करने का सोचा था। और तभी उसे अपनी माँ की याद आती है। मैंने भी अपनी माँ को अकेला छोड़ दिया था। उन्हें भी शायद पता नहीं था कि उनके लड़के के साथ क्या गलत चल रहा है। एमसी सोचता है, मुझे भी नहीं पता मेरी माँ ठीक है या नहीं। फिर वो खुद को कन्विंस करता है, वो ठीक ही होंगी, मेरे जैसे यूजलेस लड़के से उनकी कोई मदद भी नहीं हो सकती। उसके चेहरे पर एक भी पल के लिए खुशी नहीं आती। वो डिसाइड करता है कि वो पुरानी लाइफ, पुराने इमोशंस सब पीछे छोड़ चुका है। अब वो इस नई लाइफ पर फोकस करेगा। उसके दिमाग में ह्योंगजिन का ख्याल आता है। शायद ह्योंगजिन ने खुद अपनी लाइफ खत्म की होगी। उसकी लाइफ बुरी थी, लेकिन मेरे लिए ये अच्छा है। अगर वो खुद अपनी मौत का रीज़न था,
तो मेरे लिए ये सिचुएशन और भी बेटर है। अगला सीन स्कूल का होता है। कुछ स्टूडेंट्स बात कर रहे होते हैं। कल लास्ट राउंड ह्योंगजिन ही जीता था, चाहे उसने चेयर का यूज ही क्यों ना किया हो। तभी उनके पीछे जुनसोंग आ जाता है। उसकी प्रेजेंस से ही सब बच्चे चुप हो जाते हैं। एमसी क्लास के बाहर खड़ा होता है और जुनसोंग के बारे में सोच रहा होता है और उसकी मर्डर इंटेंस की फीलिंग याद आती है। एमसी चुपके से क्लासरूम में देखता है। उसे जुनसोंग दिखता है। क्लास के अंदर जुनसोंग गुस्से में बोलता है, जो बोला है मेरे सामने बोल। वो लड़का डर के मारे तुरंत सॉरी बोल देता है। तभी ह्योनसू बीच में आता है। बस करो जुनसोंग। जुनसोंग तुरंत पलटकर बोलता है, मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है। और बिना वार्निंग के वो ह्योनसू को जोर का चांटा मार देता है। एमसी ये सब देखकर शॉक हो जाता है। जुनसोंग ठंडे और कंट्रोलिंग टोन में कहता है, अपना सर सीधा रखो। ह्योनसू नीचे देखते हुए सॉरी बोलता है। एमसी क्लियरली नोटिस करता है कि ह्योनसू सिर्फ मार ही नहीं, डर भी रहा है। तब जुनसोंग की नज़र एमसी पर पड़ती है। ह्योकचिन, तुम वहां क्या कर रहे हो? इधर आओ। एमसी के पसीने छूट जाते हैं। उसे जुनसोंग के बिल्कुल सामने लाया जाता है। गाली देता है और बोलता है, ये तो मेरा बेस्ट भी नहीं था। फिर ह्योकजिन से कहता है, इसे ढंग से पकड़ो। ह्योकजिन बस ओके बोल देता है। एमसी उसकी तरफ देखता है और सोचता है, लगता है मेरे अलावा भी कोई है जो अंदर से शर्मिंदा फील करता है। थोड़ी देर बाद क्लास का सीन दिखाया जाता है। बुलीज अपनी जगह पर बैठे होते हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एमसी अपने मन में प्लान बनाता है। एनिमी का एनिमी दोस्त होता है। मुझे ह्योकजिन को अपना एलाय बनाना होगा। मेरे पास 30 साल का एक्सपीरियंस है। एक मिडिल स्कूल के बच्चे को अपनी साइड लाना कोई मुश्किल काम नहीं। ह्योकजिन टीचर से कहता है, सर आई गॉट टू वॉशरूम। एमसी भी तुरंत बोल देता है, सर आई गॉट टू वॉशरूम टू। वॉशरूम के अंदर एमसी ह्योकजिन को देखता है। ह्योकजिन आंखें ऊपर करके कहता है, क्या चाहिए तुम्हें? एमसी बिना सोचे बोल देता है, क्या तुम जुनस्योंग से फाइट जीत सकते हो? ह्योनसू शॉक में बोलता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। एमसी कामली जवाब देता है, मुझे तुम दोनों से मार पड़ी है, पर तुम ज्यादा स्ट्रांग हो, तुम मुझसे बड़े हो, स्ट्रांगर हो। ह्योकजिन गुस्से में बोलता है, मार के बाद तुम्हारा कोई स्क्रू लूज हो गया है क्या? एमसी समझ जाता है कि बात का असर कम हो रहा है। वो टोन चेंज करता है और कहता है, मुझे नहीं पता जुनस्योंग तुम्हारे ग्रुप का लीडर क्यों है और तुम उसकी साइड क्यों लेते हो जब वो तुम्हें मारता है। ह्योकजिन गुस्से से एमसी की कॉलर पकड़ लेता है। लगता है तुम सच में पागल हो गए हो। एमसी मन में सोचता है, शायद ये काम कर गया, आखिर ये बच्चा ही तो है। वो धीरे से कहता है, मैं बस ये कह रहा हूं, तुम जैसे स्ट्रांग लड़के को लीडर होना चाहिए। ह्योकजिन उसे दीवार की तरफ धक्का देता है। फिर कुछ सेकंड्स चुप रहकर कहता है, तुम्हें सच में जानना है ना, मैं लीडर क्यों नहीं हूं और फाइट बैक क्यों नहीं करता? वो अपनी टाई ढीली करता है। एमसी सोचता है, आखिरकार ये अपने दिमाग से सोचने लगा। तभी अचानक वॉशरूम का डोर खुलता है। जुनसोंग अंदर आ जाता है। उसके चेहरे पर गुस्सा और सस्पिशन साफ दिखता है। माहौल अचानक हैवी और टेंस हो जाता है। एमसी और ह्योकजिन दोनों एक साथ जुनसोंग की तरफ देखते हैं और कहानी यहीं एक डेंजरस टर्न पर रुक जाती है। एमसी सोचता है, क्या उसने मुझे सुन लिया है? ह्योनसू एमसी की बैक पर चांटा मारता है। फिर ह्योनसू जुनसोंग से बोलता है, मैं वॉशरूम में था, मेरे बाद ये आया, इसकी बात मैंने ही इसे मारा। जुनसोंग खुश होकर बोलता है, अच्छा कर रहे हो। वॉशरूम जाते हुए वो कहता है, मुझे बहुत जोर से लगी थी। फिर ह्योनसू का नाम लेकर पूछता है, तुम्हें दर्द हुआ था? ह्योनसू हाँ बोल देता है। जुनसोंग कहता है, वो मैंने तुम्हें शेप में लाने के लिए किया था, बस। फिर एमसी ह्योनसू के साथ जा रहा होता है। एमसी जुनसोंग के बारे में सोच रहा होता है कि वो वॉशरूम गया होगा। तभी दोनों रुकते हैं और ह्योनसू एमसी से कहता है, तुमने मुझसे पूछा था ना, अगर मेरे और जुनसोंग के बीच फाइट होगी तो कौन जीतेगा? एमसी हाँ बोलता है। ह्योनसू कहता है, ऑफकोर्स मैं ही जीतूंगा। मैं एक हाथ पॉकेट में रखकर भी जीत सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। पता है क्यों? अगर मैंने उसे एक फिंगर भी टच की तो कोई और आ जाएगा, जिससे पंगा लेना बिल्कुल सही नहीं होगा। एमसी सोच में रह जाता है। रात का वक्त होता है। एमसी पार्क में होता है और उल्टा लटक कर एक्सरसाइज कर रहा होता है। वो सोचता है कि अगर ऐसे एक्सरसाइज करेगा तो शायद थोड़ा टॉलर हो जाएगा। साथ ही वो जुनस्योंग की प्रोफाइल देख रहा होता है और कहता है, ह्योनसू इसी की बात कर रहा था। एमसी शॉक हो जाता है, ये सच में मिडिल स्कूल में है। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है।
ह्योनसू बोल रहा होता है, स्योंगह्युक पूरे स्कूल का सबसे स्ट्रांग लड़का है। उसने दूसरे स्कूल के लड़कों को भी बहुत मारा है। वो जुनस्योंग का बचपन का दोस्त है। दोनों सेम टाइक्वांडो स्कूल जाते थे, इसलिए वो हमेशा जुनस्योंग का पूरा साथ देता है। जाते जाते ह्योनसू कहता है, इसीलिए मैं जुनस्योंग से लड़ाई नहीं करता। अगर की तो स्योंगह्युक मुझे हंट करेगा। फिर प्रेजेंट में वापस आते हैं। एमसी सोचता है कि ह्योनसू ने उस जैसे लूजर की बात इसलिए सुनी क्योंकि वो खुद जुनस्योंग से काफी फ्रस्ट्रेटेड है। नेक्स्ट डे स्कूल लंच टाइम। एमसी अपनी प्लेट को देखते हुए कहता है, आजकल स्कूल लंच काफी बेटर हो गया है, चलो पहले सूप से स्टार्ट करते हैं। तभी पीछे से एक झांटा लगता है। वो जुनस्योंग होता है। जुनस्योंग बोलता है, लंच कैसा लगा? तुम्हारा चेहरा ही काफी है टेस्ट टेस्ट के लिए। एमसी गुस्से में सोचता है कि ये दूसरे बच्चों के सामने टफ बनने की कोशिश कर रहा है। एमसी पीछे देखता है तो उसे ह्योनसू दिखाई देता है, जो चुपचाप खाना खा रहा होता है। जुनस्योंग एमसी को बोलता है, अपना खाना एंजॉय करो, और वहां से चला जाता है। तभी जुनस्योंग के पीछे से एक हाथ आता है और उसके ऊपर अचानक सूप गिर जाता है। वो एमसी होता है। एमसी बोलता है, टेस्टी है ना? शायद तुम्हें ज्यादा नहीं मिला खाने को। वो उसके ऊपर सूप का बर्तन रखकर भागते हुए कहता है, अच्छे से खाना। जॉनसोंग पूरा गुस्से में फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उसका एक दोस्त ये देखकर शॉक हो जाता है। जॉनसोंग गुस्से में वही बर्तन जोर से फेंक देता है और अपने दोस्तों पर चिल्लाता है, जाओ और उसे मेरे पास लेकर आओ। तभी ह्योनसू खाना खा रहा होता है। ह्योनसू बोलता है, क्या कर रहे हो, जल्दी जाओ। ह्योनसू शांति से बोलता है, क्यों ना हम चुपचाप बैठकर अपना खाना खाएं, मुझे मेरा लंच फिनिश करना है। वो दूसरे दोस्त को भी बोलता है, बैठ जाओ। गुस्से में जॉनस्योंग कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ह्योनसू कहता है, तुम्हें पहले वॉश करके क्लोथ्स चेंज करने चाहिए। जॉनस्योंग जाते हुए लोगों की हंसी महसूस करता है। तभी उसकी नज़र मिंजी पर पड़ती है और उसे काफ़ी शर्म आने लगती है। तब बास्ट सीन दिखाया जाता है। घर के पीछे से आवाज़ आती है, हम दोनों तो दोस्त हैं ना? वो एमसी होता है। एमसी कहता है, तुम भी जॉनस्योंग को नीचे गिराना चाहते हो तो फिर कुछ मत करो। ह्योनसू पूछता है, क्या? एमसी कहता है, उस जैसे बुलीज बस कूल दिखना चाहते हैं, मैं उसे मजाक बना दूंगा। जब भी मैं कुछ भी करूं तुम उस मैटर से दूर ही रहना, बस तुम्हें इतना ही करना है। तुम्हारे हैंड्स क्लीन रहेंगे, जिससे तुम्हें स्योंगहेप से फाइट भी नहीं करनी होगी। ह्योनसू चुप रहता है। फिर जुनसोंग जाते हुए दिखाया जाता है। ह्योनसू सोचता है, वो करना क्या चाहता है, और उसे लगता है कि जुनसोंग जरूर स्योंगहेप की हेल्प मांगेगा। सीन चेंज होता है और स्कूल के ग्राउंड दिखाया जाता है। संग्योप और उसके दोस्त दिखाए जाते हैं। संग्योप सॉकर की वीडियो देख रहा है और एक जिसका नाम जियोंग वू है, वो अपने आप को कैमरा में देख रहा है। जियोंग वू दूसरे दोस्त जिसका नाम तेसू जियोंग से बोलता है, ऐसे चिप्स कौन खाता है, तुम क्या सीगल हो? तेसू जियोंग बोलता है, मैं बोर हो रहा हूं, कुछ करने को है ही नहीं। जियोंग वू बोलता है, चिप खाने से बेटर है मैं कैरियोके जाऊं, कोई है साथ जाने को? तेसू जियोंग बोलता है, हमारे बारे में क्या ख्याल है? जियोंग वू कोई रिएक्शन नहीं देता। फिर जियोंग वू बोलता है, लड़कों के साथ जाने में कोई मजा नहीं है, मैंने सही बोला ना संग्युप? संग्युप बोलता है, कैरियोके गाना गाने के लिए जाते हैं तो हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है, इससे हमारी फ्रेंडशिप और स्ट्रांग होगी। जियोंग वू कोई रिएक्शन नहीं देता। तभी वहां पर जुनस्योंग आ जाता है। उसे देखकर तीनों हैरान हो जाते हैं और स्योंगयू बोलता है, तुम्हें क्या हुआ है? जुनस्योंग उन्हें पूरी बात बताता है। तेसू जियोंग बोलता है, तुम्हारे साथ फिर भी, जब सबको पता है तुम स्योंगयुप के दोस्त हो? स्योंगयुप कोई रिएक्शन नहीं देता। तभी जुनस्योंग बोलता है, क्या तुम उसे सबक सिखा सकते हो? प्लीज प्लीज मेरी हेल्प करो स्योंगयुप। जियोंगयू बोलता है, हम वैसे भी बोर हो रहे थे, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। स्योंगयू बोलता है, हमें लेके चलो। जुनस्योंग बोलता है, मेरे पीछे आओ, और उसके चेहरे पर एक ईविल स्माइल होती है। थोड़ी देर बाद ह्योनसू और उसके दोस्त को दिखाया जाता है। उसका दोस्त बोलता है, ह्योनसू क्या हो गया है तुम्हें, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ह्योनसू बोलता है, जस्ट लीव हिम अलोन। उसका दोस्त शॉक हो जाता है। ह्योनसू सोचता है, मैं ह्योकजिन के प्लान के हिस्सा बन गया हूं, पर वो करना क्या चाहता है? ह्योनसू क्लास में एंटर होता है और वो शॉक हो जाता है एमसी को देखकर, और बोलता है, तुम क्या कर रहे हो? एमसी रिप्लाई देता है, मैं वेबटून रीड कर रहा हूं। ह्योनसू एमसी के फ़ोन छीन लेता है और बोलता है, तुम पागल हो गए हो क्या? इतना सब कुछ करने के बाद तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है? एमसी रिप्लाई देता है, मेरे पास प्लान है। एमसी अपने चेस्ट पर हाथ रखकर बोलता है, ये है प्लान। ह्योनसू कंफ्यूज होता है।
सीन शिफ्ट होता है, स्योंगह्युप अपने दोस्तों के साथ आ रहा होता है। स्योंगह्युप क्लास में एंटर होता है। ह्योन्सू देखकर टेंशन में होता है और जुनस्योंग के फेस पर एक ईविल स्माइल होती है। साथ ही मिंजी और जोंगवू के मज़ा मिलिट्री लेते हैं। मिंजी ब्लश करने लगती है। स्योंगह्युप ह्योन्सू को देखता है और बोलता है, क्या तुम हो जिसने जुनस्योंग पर सूप गिराया था? ह्योन्सू डरते डरते बोलता है, नहीं। सेंग्योप बोलता है, हाँ, कौन है फिर? ह्योन्सू एमसी की तरफ पॉइंट करके बोलता है, वो है। एमसी फ़ोन चला रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है और सेंग्योप एमसी को देखकर शॉक और कन्फ्यूजन में है और वो उसी एक्सप्रेशन में ही पूछता है, हे तुम? एमसी एक क्यूट स्माइल करते हुए बोलता है, हाँ बोलो। सेंग्योप डिसबिलीफ में रह जाता है। तभी सीन पास्ट पर शिफ्ट होता है। ह्योन्सू एमसी को बोल रहा होता है जुनस्योंग सेंग्योप को बताने गया है और वो काफ़ी डेंजरस है और साथ ही उसके दोस्त भी आएंगे। एमसी बोलता है ये तो और भी बेटर है। ह्योन्सू कंफ्यूज होकर बोलता है, क्या बेटर? एमसी रिप्लाई देता है, जुनस्योंग की रेपुटेशन और ख़राब होंगी, ये बेटर है। तभी सीन वापस प्रेजेंट में आता है। सेंग्योप के दोनों दोस्त बोल रहे होते हैं, क्या ये लूज़र? हम इतनी दूर आए बस इसके लिए? सेंग्योप जुनस्योंग को वजह देता है और उसे गुस्से से देखने लगता है। सोंग्योप बोलता है, तुम सीरियस हो? तुमने मुझे इस बच्चे के लिए बोला है? जुनस्योंग कंप्लेन करता है कि सूप गिराते समय ह्योन्सू ने कुछ नहीं किया। सोंग्योप जुनस्योंग के पास आके उसे गुस्से से देखता है और बोलता है, तुमने खुद से डील क्यों नहीं की इस बच्चे से? और जुनस्योंग को धक्का देके चला जाता है। जुनस्योंग डरा हुआ होता है काफ़ी। सोंग्योप अपने दोस्तों से बोलता है, यहाँ से चलो। जुनस्योंग डिसबिलीफ में होता है। तभी वो सोंग्योप के हाथ पकड़ के बोलता है, तुम कहाँ जा रहे हो? सोंग्योप अपने हाथ छुड़ा लेता है और बोलता है, अब से तुम खुद से डील करोगे सब। जुनस्योंग काफ़ी शॉक में रह जाता है। एमसी यह देखकर खुश हो जाता है और बोलता है, अगर जुनस्योंग मेरे जैसे लूज़र से डील नहीं कर सकता तो वो यूज़फुल नहीं है। जुनस्योंग नीचे बैठा होता है डिसबिलीफ में। एमसी अपने जगह से खड़ा होता है। जुनस्योंग उसे घूरने लगता है। एमसी जुनस्योंग के पास आता है और बोलता है, अगर तुम्हें कुछ बोलना हो तो मेरे फेस के सामने बोलो। और अब तुम्हारा क्लोज फ्रेंड भी चला गया, शायद अब वो तुम्हारा क्लोज फ्रेंड रहा नहीं। तभी जुनस्योंग गाली देता है और उसे पंच मारने की ट्राई करता है। तभी उसके सामने ह्योन्सू आ जाता है। जुनस्योंग पूरा शॉक में। तभी जुनस्योंग अपना हाथ पॉकेट से निकालता है और ऊपर करता है और जोर से जुनस्योंग के चेहरे पर एक चांटा मारता है। जुनस्योंग घूमते हुए फ्लोर पर गिरता है। ह्योन्सू बोलता है, ज़्यादा दर्द तो नहीं हुआ, मैंने सिर्फ बस तुम्हें शेप में लाने के लिए किया है। जुनस्योंग कांप रहा होता है। ह्योन्सू एमसी की तरफ देखकर बोलता है, मैंने तुम्हें बोला था मैं एक हाथ से भी जीत सकता हूँ। एमसी बोलता है, हाँ तुमने खाया था। पूरी क्लास के बच्चे हैरान और शॉक में होते हैं। एमसी बोलता है, और इसी तरह जुनस्योंग अपने थ्रोन से नीचे गिर जाता है और मेरी डेथ के रीज़न ख़त्म हो जाता है। कुछ दिन बाद कोई हिम्मत नहीं करता मुझे बुली करने का, और जो ट्राई करता है वो देखकर ही डर जाता है। अब बच्चे मुझे अलग तरह से देखने लगे हैं। उसी टाइम एमसी के पास ह्योन्सू आता है और बोलता है, बनाना मिल्क अच्छा है। एमसी रिप्लाई करता है, हाँ तुम्हें चाहिए? ह्योन्सू मना करता है और बोलता है, तुम एंजॉय करो, और वहाँ से चला जाता है। एमसी सोचता है, उस दिन के बाद ह्योन्सू मुझे काफ़ी अच्छा ट्रीट कर रहा है, पर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उसका दोस्त बनने में, बिकॉज वो भी एक बुली है। और एमसी बोलता है, मुझे कोई इंटरेस्ट किसी को दोस्त बनाने में, जुनस्योंग को नीचे गिराने में किसी ने हेल्प नहीं की मेरी। इन सब ने आंख पर बंद कर ली थी जब जुनस्योंग ह्योकजिन को परेशान करता था। सीन शिफ्ट होता है और हमें जुनस्योंग दिखाया जाता है जो जा रहा होता है। तभी वो किसी से टकराता है। जुनस्योंग उसकी तरफ देखता है। वो ह्योन्सू होता है जो उसे गुस्से से देख रहा होता है, और उसे देखकर जुनस्योंग अपनी आंखें नीचे कर लेता है और कांपने लगता है, और जाते जाते ह्योन्सू उसे गाली देता है और जुनस्योंग कुछ नहीं बोलता। और जाते जाते ह्योन्सू बोलता है, अब इसका कोई दोस्त नहीं है, ये सबके लिए इनविजिबल हो चुका है और ये ऐसा दिखा रहा है जैसे इसने कुछ सुना ही ना हो। ये सब सुनकर जुनस्योंग कांप जाता है। हमें ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है। वहाँ जुनस्योंग अकेला बैठा होता है। तभी उसकी नज़र मिंजी पर पड़ती है और वो उसे हेलो बोलने वाला होता है। तभी वो शॉक हो जाता है। उसे जोंगवू दिखता है और वो बोलता है, वो यहाँ क्या कर रहा है? तभी मिंजी और जोंगवू किस कर लेते हैं और जुनस्योंग जेलस और शॉक होकर बोलता है, ये दोनों डेट कर रहे हैं। तभी मिंजी की नज़र जुनस्योंग पर पड़ती है। जुनस्योंग घबरा जाता है और मिंजी एक स्माइल देती है जैसे वो उसे लूज़र बोल रही हो, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इतना सब देखकर जुनस्योंग अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाता और रोने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एमसी दिखाया जाता है जो एक्सरसाइज कर रहा है और बोलता है, मुझे मेरी बॉडी का ध्यान रखना है और स्ट्रेंथ भी बनानी है।
इतना सब वो बोल ही रहा होता है तभी उसके पीछे एक फिगर आता है। एमसी उस फिगर की शैडो नोटिस करता है। जैसे ही वो घूमता है वो जुनसोंग होता है और एमसी उसे बोलता है तुम्हें क्या चाहिए। जुनसोंग एक किलिंग टोन में बोलता है, तुम। एमसी बोलता है, तुम क्या ड्रिंक करके आए हो? जुनसोंग फिर बोलता है, सब तुम्हारी वजह से हुआ, सब तुम्हारी गलती है। एमसी बोलता है, सबका ब्लेम मुझ पर डाल रहे हो, तुम एक मजाक हो और कुछ नहीं। एमसी जुनसोंग के पास आके बोलता है, ठीक है सब कुछ मेरी गलती है, पर तुम्हें जानना है मैंने ऐसा क्यों किया? उसका रीज़न तुम हो। तुम समझे गए? मुझे नहीं लगता तुम समझे होंगे। तभी एमसी गाली देता है जुनसोंग को और जुनसोंग को हेयोन्सू वाली बात याद आ जाती है जब उसने भी उसे गाली दी थी। और ये सोचकर जुनसोंग पैनिक करने लगता है और इधर उधर देखने लगता है। उसे एक स्टोन दिखता है। एमसी कुछ बोल ही रहा होता है तभी जुनसोंग बोलता है, सुनो। एमसी पीछे देखते हुए बोलता है, क्या? तभी वो देखता है जुनसोंग उसको स्टोन से मारने वाला है। देखते ही देखते जुनसोंग एमसी को स्टोन से हिट कर देता है। तभी एक आवाज़ आती है, एमसी की डेथ हो गई है। एमसी फिर वापस अपनी पुरानी बॉडी में आ जाता है। उसके सामने डेथ होता है। एमसी बोलता है, क्या मैं ऐसे मरा हूँ? एमसी गुस्से में चिल्लाता है, वाई। एमसी को सीन वापस याद आता है और जुनसोंग को गाली देता है और बोलता है वो एक वीक भी सर्वाइव नहीं कर पाया जैसे उसने किया था। और ये सब वो डेथ के सामने बोल रहा होता है। डेथ बोलता है, तुम्हारी प्रॉब्लम बड़ी है दूसरों की प्रॉब्लम से। एमसी चिल्ला के बोलता है, ये कोई रीज़न नहीं है लोगों को मारने का। उसने जिंदगी को हेल बना दिया था, या उससे भी बुरा। अब उसने एक पर्सन को ख़त्म किया है हल्की सी सफरिंग के चक्कर में बस। एमसी बोलता है, एक्चुअल रीज़न क्या था ह्योकजिन की डेथ का? डेथ रिप्लाई करता है, और मुझे तुम्हें क्यों बताना चाहिए? एमसी खुद से आंसर करता है, उसने खुद को ख़त्म किया है ना, और जब मैंने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी डेथ की तो तुमसे देखा नहीं गया और तुमने ही मुझे ख़त्म कर दिया। तो क्या फ़ायदा, तुम मुझे ऐसे ही ख़त्म कर दो, मैं तुमसे परेशान हो चुका हूँ। डेथ गुस्से में एक चांटा मारता है एमसी को। एमसी बोलता है, ये किस लिए था? एक ब्रूटल पंच एमसी को हिट करता है। डेथ उसके बाल पकड़ लेता है और नी से उसके फेस को हिट करता है। एमसी दूर जाकर गिरता है, नॉकआउट। डेथ उसके फेस पर पैर रखता है और बोलता है, फर्स्ट मैंने लाए नहीं बोला, और सेकंड अगर तुमने दोबारा कोशिश की मुझे डिसरिस्पेक्ट करने की तो तुम्हारा सिर के काफ़ी पीसेस हो जाएंगे, समझे? एमसी दर्द और घबराहट में रिप्लाई करता है, यस मैम। डेथ बोलता है, रूल के हिसाब से मैं तुम्हें वजह नहीं बता सकता डेथ की, पर मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ ताकि तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाए। तुमने गैस किया कि ह्योकजिन ने अपनी लाइफ खुद एंड की थी। तुम्हारी डेथ मेरे इंटरवेंशन से नहीं हुई बल्कि तुम्हारी चॉइस से हुई है। तुम डेथ को एक पॉइंट से रोक लिए पर तुम्हारे एक्शंस ही वजह बने डेथ के। एमसी ये सुनकर परेशान हो जाता है और सोचता है एंड में वो सर्वाइव करने में फेल हो गया। और जुनस्योंग के बारे में सोचकर बोलता है, वो सेल्फिश फूल अब एक स्कूल बुली से क्रिमिनल बन गया है। ह्योकजिन के पेरेंट्स कैसे फेस करेंगे अपने बेटे की डेथ को? एमसी परेशान हो जाता है ये सब सोचकर। फिर वो अपनी लाइफ के बारे में सोचता है, जब मेरी डेथ हुई थी मेरी मॉम बस वो लाइफ खत्म हो गई है। एमसी बोलता है, मैंने बहुत हार्ड ट्राई किया पर मेरी डेथ हो गई। मुझे क्या करना चाहिए सर्वाइव करने के लिए? इतना बोलकर वो ऊपर देख ही रहा होता है तभी उसके सर के पास गन आ जाती है। एमसी पूरी तरह शॉक्ड और डरा हुआ होता है। डेथ बोलता है, अभी भी पॉसिबिलिटी है तुम्हारे सर्वाइव की, इतना होपलेस मत हो। एमसी बोलता है, तुम्हें कैसे पता मैं होपलेस नहीं होऊंगा नेक्स्ट लाइफ में? डेथ बोलता है, तुम्हारे होपलेस होने से मुझे मज़ा नहीं आएगा। बैंग, गन की आवाज़ आती है। एमसी नेक्स्ट लाइफ में आ जाता है। उसकी आईज ओपन होती हैं, वो खुद को पानी में पाता है और उसके सामने काफ़ी लोग होते हैं। वो रियलाइज़ करता है वो एक वाटर केज में है और उसके हाथ और पैर चेन से बंधे हुए हैं। एक बंदा बोलता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर द स्टार ऑफ द शो। देखिए इस जीनियस मजिशियन को जो एस्केप करेगा वाटर टॉर्चर सेल से। एमसी बोलता है, क्या वाटर टॉर्चर सेल? एमसी बाहर वाले पर्सन को बोलने की कोशिश कर रहा होता है कि वो कोई मजिशियन नहीं है और मेरी हेल्प करो। सामने वाला पर्सन समझ नहीं पाता और बोलता है, लगता है मजिशियन काफ़ी एक्साइटेड है। एमसी गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में बोल रहा होता है, ये कोई एक्साइटमेंट नहीं है, मेरी हेल्प करो। तभी अनाउंसर अनाउंस करता है कि अब मजिशियन एस्केप करेंगे, उन्हें काफ़ी ध्यान से देखिए। पर एमसी पानी में बस हेल्पलेस चिल्ला रहा होता है। तभी एमसी को डेटा इनपुट वाली लाइट दिखती है और वो खुश हो जाता है और सोचता है कि इससे उसे हेल्प होगी, कैसे मजिशियन बाहर एस्केप होता था। लाइट बहुत स्लोली आ रही होती है और एमसी को सांस नहीं आ रही होती। अनाउंसर सोचता है इनकी एक्टिंग काफ़ी रियल लग रही है इस बार। वो सोचता है अब यही सही समय है। तभी दो लोग एक पर्दा लेकर आ रहे होते हैं जिससे वो सेल को कवर कर रहे होते हैं। कर्टन ड्रॉप होता है। एमसी चिल्ला रहा होता है, वेट वेट, और सोचता है अगर उसे डेटा इनपुट मिल जाए तो वो एस्केप कर लेगा। तभी लाइट आती है। अनाउंसर चिल्ला रहा होता है, जीनियस मजिशियन बाहर आ पाएंगे, और वो काउंट करता है 3, 2, 1।
पर एमसी की डेथ हो जाती है। एमसी वापस डेथ की जगह पर आ जाता है। वो अपनी आंख शॉक में ओपन करता है और चिल्ला के बोलता है, मैं जिंदा हूं। डेथ को सामने देखकर बोलता है, शायद नहीं। एमसी बोल रहा होता है, डेटा इनपुट बहुत स्लो था इस बार। डेथ कोई रिप्लाई नहीं देता। एमसी बोलता है, मुझे बैठना है, कोई चेयर मिलेगी? डेथ इमोशनलेस होकर एक चुटकी बजाता है और एक चेयर अपीयर हो जाती है। एमसी शॉक में होता है और चेयर पर बैठ जाता है। एमसी कंप्लेन करने लगता है, अगर उसे डेटा इनपुट फास्ट मिल जाता तो वो एस्केप कर पाता, और अगर वो उस सिचुएशन से एस्केप कर देता तो उसे जीने का मौका मिलता। डेथ रिप्लाई करता होता शायद स्टेज लाइट उसके ऊपर गिर गई हो और वही डेथ का रीज़न हो। तुम्हें पता नहीं होता डेथ कब और कहाँ आ जाए। एमसी बोलता है, शायद ये मेरी पनिशमेंट है, ये थकाने वाला काम है, बार बार लगातार मरना। इससे तो अच्छा है मैं एक ही बार मर जाऊं। शायद मुझे शूट होने के बाद जैसे ही मेरी आइज़ ओपन हो उसके बाद खुद को ख़त्म कर लेना चाहिए। डेथ ज़ोर से टेबल पर हाथ मारती है और बोलती है, तुम अभी भी अपने स्टूपिड एटीट्यूड और ईगो में फंसे हुए हो। गुस्से में वो बोलती है, यही रीज़न है तुम्हारी पनिशमेंट का। एमसी डरते डरते बोलता है, मेरा वो मतलब नहीं था। पर डेथ उसकी बात पूरी होने से पहले उसके सिर के आगे गन रखकर बोलती है, मैं तुम्हें वार्निंग देती हूँ, अगर तुमने खुद को ख़त्म करने की कोशिश की तो चीज़ें बहुत ब्रूटल हो जाएंगी तुम्हारे साथ। एमसी डरते हुए बोलता है, यस मैम। डेथ रिप्लाई करती है, निकल जाओ यहाँ से, और गन चला देती है। चेयर गिरती है। एमसी अपनी आइज़ ओपन करता है और कहता है, ये कौन सी जगह है? फिर बोलता है, ये गंदी जगह है, शायद मुझे प्यार से बात करनी चाहिए थी डेथ से। अपने फेस को फील करके बोलता है, क्या मैं ओल्ड आदमी हूं? एमसी की नज़र अपनी टांग पर पड़ती है जो एक वायर से लपेटी हुई है और स्विच बोर्ड में कनेक्टेड है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वो एक एंकल मॉनिटर है। एमसी को यकीन नहीं होता। तभी ऊपर छत से एक लाइट आती है और सीधा एमसी के पास रुक जाती है। एमसी को कुछ लोग दिखते हैं जो ट्रैफिक सिग्नल के ग्रीन होने का वेट कर रहे हैं। तभी एक रैंडम पर्सन बिना ग्रीन सिग्नल के रोड क्रॉस कर रहा होता है और बोलता है, लोग अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? उसका फेस रिवील होता है। उसका नाम जेंगी है, उम्र 54 साल। जब भी ड्रिंक के लिए बैठता है उसके पास एक स्टोरी होती है सुनाने के लिए। जेंगी बोलता है, तुम्हें पता है आर्मी में पॉकेट में हैंड्स रखकर चलना अलाउड नहीं है? मैं कभी समझ नहीं पाया ये रूल क्यों है। सामने वाला बोलता है, शायद उन्हें हमेशा इमरजेंसी के लिए रेडी रहना चाहिए। पॉकेट में हैंड्स रहने से स्पीड स्लो हो सकती है। सोल्जर को हमेशा प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। जंगी बोलता है, जब मैं आर्मी में था मैं हमेशा पॉकेट में हैंड्स रखकर चलता था। जितना मुझे मना करो उतना ही मैं करने की कोशिश करता हूं। दूसरा पर्सन बोलता है, कमांडर कुछ नहीं बोलता था तुम्हें? जंगी रिप्लाई करता है, ऑफ कोर्स वो मुझ पर गुस्सा होते थे पर मैं उन्हें इग्नोर करता था। दोनों कुछ देर चुप रहते हैं और ड्रिंक एंजॉय करते हैं। खाना खाने के बाद जंगी बोलता है, कुछ दिन बाद कमांडर ने मुझे बुलाया और भीख मांगी कि मैं पॉकेट में हाथ न डालूं। उसे लगता था कमांडर बनते ही उसकी लाइफ इजी हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। एक पर्सन डेस्परेट होकर बोलता है, तुमने ऐसा क्या किया? जेंगी ईविल स्माइल के साथ बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं सिर्फ पॉकेट में हाथ डालकर चलता था? अगर वो किसी लिटिल गर्ल की तरह रोता है तो वो मुझे नहीं बता सकता मुझे क्या करना चाहिए। ये सुनकर दोनों टेंशन में आ जाते हैं। उनमें से एक गुस्से में बोलता है, ये कोई प्राउड वाली बात है? तुम्हें लगता है जो रूल फॉलो करता है वो पागल है? जेंगी सीरियस हो जाता है, ग्लास नीचे रख देता है। सामने वाला बोलता है, तुम इस स्टोरी को शेम के सिवा कुछ नहीं बोल सकते। तुम्हें लगता है वो तुमसे डर गए? बस वो तुम जैसे पागल से परेशान हो गए थे। जेंगी उसे सीरियस नज़र से देखता है और पास वाली बॉटल पकड़ लेता है। दूसरा पर्सन टेंशन और डर में देख रहा होता है। तभी आवाज़ आती है। जेंगी बॉटल से उस पर्सन पर वार कर देता है। उसे जेल हो जाती है। जब वो बाहर आता है उसके फेस पर ईविल स्माइल होती है, जैसे उसने लेसन सीखा ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे कोई ऑनर का काम करके आया हो। फिर वही डेली रूटीन, ड्रिंक करना। रास्ते में बोलता है, मेरे पास ना पैसे हैं ना वाइफ, कोई इजी मनी का रास्ता होता। तभी एक लड़की उसके पास से गुजरती है। जेंगी उसे देखने लगता है और ईविल स्माइल के साथ बोलता है, वैसे भी मैंने ड्रिंक कर रखी है। सीन शिफ्ट होता है। ऑफिसर्स उसे ले जा रहे होते हैं। मीडिया फोटो और वीडियो ले रही होती है। उसे जेल होती है लड़की के साथ गलत काम करने के लिए। पर ट्विस्ट ये आता है, उसे लाइटर प्रिजन सेंटेंस मिलता है। पब्लिक का गुस्सा बढ़ जाता है और प्रोटेस्ट होता है। 11 साल बाद वो फ्री हो जाता है। आवाज आती है, डेटा इनपुट इज कंप्लीट।
सीन वापस प्रेजेंट में आता है। एमसी शॉक में बोलता है, मैं इनफेमस जंगी हूं जिसे सिर्फ हेल में होना चाहिए। एमसी चिल्लाता है और खुद को खत्म करने की सोचता है, पर उसे डेथ की वार्निंग याद आती है। वो रिलैक्स होकर लेट जाता है और बोलता है, कुछ दिन बाद वैसे भी मर जाऊंगा। फिर सोचता है, मरूंगा कैसे अगर मैं अंदर ही रहा। तभी एंकल मॉनिटर की लाइट रेड से ग्रीन हो जाती है। वो नोटिस करता है और बोलता है, लगता है एंकल मॉनिटर चार्ज हो गया है। क्या मुझे हमेशा इसे चार्ज करना पड़ेगा? उसे पुरानी बात याद आती है। हमेशा एंकल मॉनिटर चार्ज करना है, हमेशा ट्रैकिंग डिवाइस कैरी करना है। डिवाइस 50% से ज़्यादा चार्ज होना चाहिए। अगर छेड़छाड़ की तो 7 साल की लाइफ सेंटेंस या 20 मिलियन वॉन फाइन। एमसी परेशान हो जाता है। कुछ देर बाद वो खाना ढूंढने के लिए फ्रिज खोलता है। अंदर कुछ नहीं मिलता। गुस्से में फ्रिज का डोर जोर से बंद करता है। पैसे ढूंढता है, ज्यादा नहीं मिलते। एक क्रेडिट कार्ड मिलता है, पॉकेट में रख लेता है। रेडी होक मोबाइल लेकर बाहर चला जाता है। थोड़ी दूर चलते ही फोन रिंग होता है। एमसी डर जाता है। कॉल पर आवाज आती है, तुम ज्यादा दूर नहीं जा सकते, अपनी बाउंड्री में रहो, वहां डे केयर होगा, वहीं जाओ। एमसी सॉरी बोलता है और बताई गई जगह की तरफ चलता है। फिर दोबारा कॉल आता है कि वो प्रोहिबिटेड एरिया में है। वो डायरेक्शन फॉलो करता है। रास्ते में अपने रिफ्लेक्शन को देखकर बोलता है, इस जैसे क्रिमिनल के लिए ये भी पनिशमेंट कम है। फिर गुस्से में बोलता है, पर मैंने कोई क्राइम नहीं किया। फिर डेथ की बात याद आती है। वो कन्वीनियंस स्टोर जाता है। वहाँ एक पर्सन उसे वेलकम करता है, पर पहचान लेता है। फेस ऐसा बनाता है जैसे उसने उसकी बेटी का हाथ मांग लिया हो। एमसी समझ जाता है पर रिएक्ट नहीं करता। स्टोर से बाहर निकलते ही एक स्ट्रेंज पर्सन से टकरा जाता है। एमसी सॉरी बोलता है। सामने वाला स्माइल के साथ उसका नाम लेता है। एमसी मना करता है, पर वो कॉल करके बोलता है, मुझे जिंगी मिल गया। वो बोलता है, अगर 10,000 लाइक्स मिल गए तो मैं जिंगी को हंट करूंगा, और मुझे 10,000 लाइक्स मिल चुके हैं। एमसी डर के मारे बोलता है, क्या? सामने वाले पर्सन के फेस पर एक ईविल स्माइल होती है। एमसी उसका फेस देखकर मन में गाली देता है और बोलता है, मैंने देखा ऑनलाइन लोगों को जो क्रिमिनल को किल करने की बात करते हैं, पर मुझे नहीं पता था कोई इसे सीरियस लेता होगा। तभी सामने वाला पर्सन बोलता है, तुम क्या सोच रहे हो? एमसी अपने पैर पीछे करके बोलता, ऑफकोर्स भागने का सोच रहा हूं। तभी सामने वाला पर्सन चिल्लाता है, अगर तुम ऐसे जाओगे तो। इतने में ही कोई एमसी के सामने आ जाता है। तभी गंजा पर्सन अपने बात पूरी करता है, मेरे दोस्त के पास पहुंच जाओगे। कैप वाला पर्सन बोलता है, ये तो सच में जंगी है, आखिर हमने इसे ढूंढ लिया। एमसी पूरी तरह से डरा हुआ होता है। तभी उसके पीछे से बैट आता है। गंजा पर्सन बोलता है, अभी तो सिर्फ फन स्टार्ट हुआ है। सीन शिफ्ट होता है। वो दोनों पर्सन और एमसी एक खाली बिल्डिंग में होते हैं और उन्होंने एमसी को एक चेयर पर बांध रखा है। गंजा पर्सन बोलता है, ऐसे ही रुको, और एमसी के ऊपर थूक देता है और एमसी उसे अपने हाथ से साफ करने की कोशिश करता है। गंजा व्यक्ति अपने दोस्त की तरफ देखता है और बोलता है, बन गई वीडियो? कैप वाला पर्सन बोलता है, बन गई, पर मज़ा नहीं आया, हमें इसे स्ट्रॉन्ग करना होगा, तभी इम्पैक्ट आएगा। गंजा रिप्लाई करता है, फिर हमें इसका खून निकालना चाहिए। एमसी यह सुनकर डर जाता है पूरी तरह। कैप वाला पर्सन बोलता है, खून तो ठीक है, पर हमें इसे ज़्यादा डायनामिक करना चाहिए, जैसे इसके सिर पर नॉक करना। गंजा रिप्लाई देता है, क्यों ना मैं इसे पीटूं और तुम वीडियो बनाओ, शायद ये काम कर जाए। कैप वाला बोलता है, दैट्स अ गुड आइडिया। गंजा बैट पीछे करता है और एक इविल स्माइल करता है और बोलता है, तुम्हें डर लग रहा है? पर गंजा मारता नहीं है और बोलता है, तुम्हें यह सोचना चाहिए तुम्हारा विक्टिम कितना डरा हुआ था, तुमने कभी सोचा है? एमसी मन में बोलता है, वो मैं नहीं, जंगी था। प्रॉब्लम्स ये है कि वो अब मैं हूं। एमसी जंगी के शोल्डर पर बैट रखता है। एमसी डर जाता है। गंजा बोलता है, तुम मुझे जवाब दे सकते हो इस बात का, शायद तुम अग्रीमेंट करो, तुम एक डेमो से कम नहीं हो। तभी गंजा पोजीशन लेता है एमसी को मारने के लिए। एमसी बोलता है, क्या मैं ऐसे मरने वाला हूं? तभी एक हिट एमसी के फेस पर लगती है और लगातार एमसी को मारता है। कैप वाला पर्सन बोलता है, ये बहुत अच्छा रिकॉर्ड हुआ। तभी उनके पीछे कोई आता है और एक स्टिक उठाता है और कैप वाले पर्सन को हिट करता है। गंजे को अभी तक कुछ पता नहीं चला, पर उसके फेस पर एक सेटिस्फैक्शन वाली स्माइल होती है। एमसी सोच रहा होता है वो बहुत जल्दी मरने वाला है, पर जो पेन हो रहा है वो अनकंट्रोलेबल है। गंजा पीछे मुड़ता है और बोलता है, तुमने रिकॉर्ड किया सब? वो शॉक में हो जाता है। वहाँ उसका दोस्त लेटा हुआ है और फोन किसी और पर्सन पर है, और वो पर्सन बोलता है, तुम्हें किसने राइट दिया वायलेंस का? और वो ऑल रिकॉर्ड वीडियोस डिलीट कर देता है। और वो जंगी से बोलता है, मिस्टर आप ठीक हूँ? एमसी शॉक में उसे देखता है। तभी गंजा बोलता है, तुमने ये क्या किया?
स्ट्रेंज पर्सन बोलता है, रिप्लाई करता है, तुम्हें क्या लगता है? मैंने ऑल रिकॉर्ड्स वीडियोस डिलीट कर दिया। गंजा रिप्लाई करता है, क्या? और उसमें हमला कर देता है, पर स्ट्रेंज पर्सन उसके हिट को अपने हाथ से रोक लेता है। गंजा शॉक में और उसे बैट छीन लेता है। स्ट्रेंज पर्सन बोलता है, तुम्हें क्या लगता है, तुम जिस मर्जी को मार सकते हो? एमसी सब देख रहा होता है और सोच रहा होता है, ये सब क्या हो रहा है? स्ट्रेंज पर्सन दोबारा बोलता है, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें लगता है तुम केपेबल हो किसी को मारने के लिए? गंजा कुछ नहीं बोलता। स्ट्रेंज व्यक्ति बोलता है, तुम्हें बैट डरा रहा है, और वो बैट फेंक देता है। स्ट्रेंज पर्सन बोलता है, अब मेरे हाथ खाली हैं, चलो मैन टू मैन बात करें। पर गंजे की नज़र बैट पर ही रहती है और वो अचानक से ही उसे लेने के लिए जाता है। तभी उसे एक किक लगती है और वो दूर जाके गिरता है। एमसी सब कुछ देख रहा होता है। स्ट्रेंज व्यक्ति रिप्लाई करता, तुम एक डरपोक बिना बैट कुछ नहीं कर सकते। गंजा रिप्लाई देता है, तुम हो कौन? स्ट्रेंज बोलता, मैं नोबडी जस्ट लाइक यू, और एक पंच हिट कर देता है। थोड़ी देर बाद एमसी की रस्सी खुल जाती है और एमसी सोच रहा होता है शायद वो इसे नहीं मारेगा और उसे ऐसे ही जीना होगा। तभी स्ट्रेंज व्यक्ति उसे एक हैंकी ऑफर करता है। एमसी नर्वस हो जाता है और डरते डरते उसकी तरफ देखता है। स्ट्रेंज व्यक्ति बोलता है, तुम ठीक हो? एमसी हैंकी लेते हुए बोलता है, हाँ ठीक हूँ एंड थैंक यू। यह बोलते एमसी रोने लगता है। स्ट्रेंज पर्सन घबरा जाता है और बोलता है, आपको कहीं दर्द हो रहा है? एमसी बोलता है, नहीं मैं ठीक हूँ, मैं बस थोड़ा डरा हुआ था, आई एम जस्ट ग्रेटफुल। स्ट्रेंज पर्सन एक डेडली एक्सप्रेशन से उसे देखता है। थोड़ी देर बाद गंजे और कैप वाले व्यक्ति को दिखाया जाता है जिनके हाथ बंधे हुए हैं, और उनके सामने स्ट्रेंज व्यक्ति और हमारा एमसी है। स्ट्रेंज व्यक्ति बोलता है, मेरे पास तुम्हारी दोनों की स्ट्रेंज पिक और वीडियो है, अगर कुछ तुमने करने की कोशिश की तो मैं उन्हें स्प्रेड कर दूंगा। ऑलराइट, क्या तुम इन दोनों को हिट करना चाहोगे एज रिवेंज? एमसी रिप्लाई करता है, नहीं नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूं। स्ट्रेंज पर्सन बोलता है, सच में? चलो फिर मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूं। और दोनों साथ चलने लगते हैं। एमसी सोच रहा होता है, ये काफ़ी नॉर्मल लगता है देखने में, पर इसे फाइट करना आता है, ये एक कंप्लीट ब्रीड है मुझसे तो। एमसी फिर स्ट्रेंज व्यक्ति से बोलता है, दोनों को ऐसे छोड़ना ठीक रहेगा? स्ट्रेंज व्यक्ति बोलता है, मैंने उन्हें थोड़ा लूज बांधा है, वो थोड़ा स्ट्रगल करेंगे बट बाहर निकल जाएंगे। एमसी पूछता है, तुम्हें कैसे पता मैं ट्रबल में हूं? स्ट्रेंज व्यक्ति बोलता है, मैंने तुम्हें ले जाते हुए देखा, मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं पीछे पीछे आ गया, और वो लोग तुम्हें मार रहे थे। एमसी बोलता है, तुम्हें पता है मैं कौन हूं या तुम्हें नहीं पता? स्ट्रेंज व्यक्ति जवाब देता है, तुम फेमस जेंगी हो जिसे सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए जेल हुई थी, और मैंने तुम्हें टीवी पर भी देखा था। एमसी बोलता है, फिर तुमने मेरे जैसे क्रिमिनल को क्यों बचाया? स्ट्रेंज व्यक्ति बोलता है, तुम मुसीबत में थे और तुम्हारी क्रिमिनल हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि असॉल्ट मेरे सामने हो रहा था, और राइट थिंग ये कि सेव द पर्सन हु फ्रॉम डेंजर। अगर मैं ऐसे ही जाने देता जस्ट बिकॉज तुम एक क्रिमिनल हो, फिर पता नहीं क्या होता। तुम भी एक सेकंड चांस डिजर्व करते हो, चाहे वो मेरी हेल्प से ही मिले। एमसी उसकी बात सुनकर मन में सोचता है, ये तो कंप्लीट ही डिफरेंट है मुझसे। तभी एमसी अपने घर आ जाता है। स्ट्रेंज पर्सन उसके घर को देखता है। तभी एमसी नोटिस करता है स्ट्रेंज व्यक्ति के हैंड्स, और वो बोलता है, तुम्हारे हैंड्स इंजर्ड हैं? स्ट्रेंज व्यक्ति रिप्लाई करता है, मेरे हैंड्स? नहीं, बस स्क्रैच है, और मेरी चिंता मत करो, चलो गुड नाइट। एमसी भी जाते हुए उसे थैंक यू बोलता है। स्ट्रेंज पर्सन उसे जाते हुए देखता है एक स्माइल के साथ। सडनली वो स्माइल भी चली जाती है जब वो अपना हैंड्स की तरफ देखने लगता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें वो दोनों बुलीज दिखाई जाते हैं, और वो दोनों बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कैप वाला बोलता है, कैसी प्रो की तरह हमें बांधा है। गंजा गुस्सा होके बोलता है, क्या तुम इसे काट सकते हो? तभी किसी के पैर की आवाज़ आती है, और वो स्ट्रेंज व्यक्ति होता है। गंजा उसे ही देखता है। स्ट्रेंज व्यक्ति बोलता है, अगर मेरे पे चॉइस होती हिट मारने की या जाने देने की, मैं मारना चूज करता। ये बोल के वो बैट उठा लेता है और उनकी तरफ आने लगता है। गंजा बोलता है, क्या ये हमारी बात कर रहा है? स्ट्रेंज व्यक्ति बोलता है, अब मैं तुम्हें हिट करूंगा बार बार लगातार, और मैं फिनिश नहीं कर पाया जो मैंने स्टार्ट किया था उस आदमी की वजह से। तभी गंजे के सिर पर आके एक हिट लगती है। कैप वाला पूरी तरह शॉक में। तभी एक और हिट। सीन शिफ्ट होता है। एमसी नहाकर बाहर आता है। एमसी सोचता है आज वो मरने ही वाला था, पर इस खराब जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है। वो मर बहुत पेनफुल थी। क्या होगा अगर उसके जैसे और आएंगे तो? शायद मैं किसी के हाथ ही मरूंगा, और वैसी और पोस्ट हो सकती हैं ऑनलाइन। एमसी अपना कंप्यूटर ऑन करता है और बोलता है, अगर मैं मरने वाला हूं तो किसी के हाथों पिटते पिटते नहीं मरूंगा,
मुझे चेक करना चाहिए कोई और तो प्लान नहीं कर रहा मेरे लिए। एमसी को अपनी पुरानी लाइफ की सोशल प्रोफाइल याद आती है और सोचता है, क्या मेरे मरने के बाद किसी ने मेरे लिए कोई मैसेज छोड़ा होगा या कोई ईमेल। अब ये सोचने के मैं सोचना बंद नहीं कर पा रहा हूं, मेरा फ्यूनरल कैसा हुआ होगा। एमसी अपने सिर पकड़कर बोलता है। तभी मैं फ़ोन कर कंप्यूटर से दूर रहता हूं। एमसी बोलता है, मेरी क्यूरियोसिटी से ज़्यादा मुझे डर है, लोगों ने सच में मेरे लिए कोई मैसेज छोड़ा होगा या नहीं। वो मुझे ब्लेम और मेरे डरपोक होने पर बोले होंगे। प्रॉब्लम यह है कि मैं अपना फ्यूनरल अटेंड नहीं कर पाया, लोगों के रिएक्शन देखने के लिए। अगर मैं कर पाता तो मुझे पता चल जाता, मरना ही एंड है। तभी एमसी अपना हाथ टेबल पर मारता है और बोलता है, फोकस आज पर करो। फिर एमसी जंगी के केस के बारे में सर्च करता है। उसे बस ओल्ड न्यूज़ आर्टिकल मिलते हैं, उसके रिलीज़ होने के बाद कोई आर्टिकल पब्लिश नहीं हुआ है। तभी उसे जंगी के एक इंटरव्यू मिलता है। एमसी बोलता है, मेरे बॉडी में आने से पहले हुआ होगा ये। इंटरव्यू गेट के बाहर होता है और वो जंगी से बात करने के लिए बोलता है। जंगी गेट के अंदर से ही रिप्लाई करता है, तुम्हें क्या चाहिए। एमसी बोलता है, तो ये वीडियो यहीं की है। इंटरव्यूअर बोलता है, आपका विक्टिम अभी भी इस एरिया में रहता है, आपका कब तक के प्लान है इधर रहने का। जंगी चिल्ला के रिप्लाई देता है, विक्टिम? कौन विक्टिम? मुझे उस पागल की वजह से जेल जाना पड़ा और सब कुछ सफ़र करना पड़ा। इंटरव्यूअर रिप्लाई करता है, तो आपको कोई गिल्ट नहीं है जो भी आपने किया। जंगी रिप्लाई करता है, मैं क्यों गिल्ट फील करूं? मेरी लाइफ खत्म हो गई क्योंकि मुझे जेल जाना पड़ा, तुम्हें और क्या चाहिए मुझसे। इंटरव्यूअर बोलता है, आपका विक्टिम अनकंफर्टेबल फील करता होगा आपके यहाँ रहने से। जंगी बोलता है, किसे फ़र्क पड़ता है। एमसी सब कुछ देख रहा होता है। तभी जंगी बोलता है, मेरे पास और कुछ नहीं है बोलने को, चले जाओ। और वो अपना दरवाज़ा बंद कर लेता है। एमसी ये सब देखकर हैरान होता है और बोलता है, इस जैसे आदमी को मर ही जाना चाहिए। तभी कुछ कीले दीवार पर ठोकता है, उस पे एक रस्सी बांधता है, मरने की ट्राई करता है। तभी उसे डेथ की बात याद आ जाती है। एमसी बोलता, वो फिर भी मुझे टॉर्चर करेगी। ये बोलते ही वो चेयर से कूद जाता है। तभी गेट के बाहर से आवाज़ आती है, कोई है। तभी वही स्ट्रेंज व्यक्ति अंदर देखता है और वो एमसी को देखकर उसे बचाने के लिए पास आता है। वो बोलता है, तुम ये क्या कर रहे हो। और वो एमसी को पकड़ लेता है और बोलता है, मिस्टर आप ऐसे नहीं मर सकते हो, आप मेरे हाथ से ही मरोगे। एमसी बोलता है, क्या क्या बोला तुमने। स्ट्रेंज व्यक्ति बोलता है, मैं तुम्हें मेरे हाथों से मारूंगा।